हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बैंक के बारे में बताया था। आरबीआई क्या है, आरबीआई किस कब इस्टेब्लिश हुआ, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, बैंक्स को किस तरीके से मॉनिटर करता है आरबीआई, कैसे सुपरवाइज करता है उनको, और इसके अलावा आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को, तेजी मंदी आती है मार्केट के अंदर तो उसको कंट्रोल कैसे करता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या है बैंक के। तो बैंक अपने मेजरली 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला है प्राइमरी फंक्शन, सेकंड इज सेकेंडरी फंक्शन एंड थर्ड इज अदर फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकंड इज ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। प्राइमरी फंक्शन सबसे मेजर फंक्शन बैंक का होता है। मैंने पहले पिछली वीडियो में ये आपको बताया था कि बैंक क्या है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और लोन देता है लोगों को। तो डिपॉजिट्स के अंदर अलग अलग टाइप के डिपॉजिट होते हैं, अलग अलग टाइप्स के अकाउंट होते हैं जो बैंक्स ओपन करती है, ठीक है। और लोन्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग लोग अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लोन लेते हैं बैंक के अंदर, बैंक से। तो प्राइमरी फंक्शन हमने ये पढ़ा था कि हमने ये जाना था पहले बैंक के बारे में कि वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और लोन्स देता है। अब हम ये देखते हैं कि डिपॉजिट कितने टाइप के हैं। मान लो एक पर्सन है रोहन, इसके पास है 5 लाख रुपए, तो ये जाता है बैंक के अंदर। तो बैंक क्या कहता है इसको कि आप 5 लाख रुपए आपके पास है तो आप इसकी एफडी करा सकते हो। एफडी में क्या होगा, एक फिक्स टाइम के लिए अपना पैसा आप डिपॉजिट कराओगे बैंक के अंदर, जिसके ऊपर हम आपको देंगे इंटरेस्ट। हर बैंक का अपना हिसाब है, कितना भी इंटरेस्ट, अपने अलग अलग बैंक कितने भी इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। और ये बैंक क्या कहती है इनको कि हम आपको 10% इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है। तो फिर रोहन क्या करता है कि ठीक है, आप मेरी एफडी खोल दो, मैं अपने 5 लाख रुपए जमा करा देता हूँ। बैंक कहता है कि आप फिर ये ना अमाउंट टाइम डिसाइड कर लो, आप 1 साल के लिए करा रहे हो, 2 साल के लिए करा रहे हो, 3 साल के लिए करा रहे हो, और इससे पहले आप नहीं आ सकते ये पैसा निकलवाने के लिए। अगर आए तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। रोहन कहता है ठीक है, मेरे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एकदम से नहीं ज़रूरत पड़ेगी मेरे को इतने पैसों की, आप मेरी एफडी खोल दो, मैं अपना 2 साल के लिए एफडी करवाऊँगा, 2 साल के बाद वापस आऊँगा, आप मेरे को इंटरेस्ट के साथ साथ अपना मेरा ये प्रिंसिपल दे देना, ठीक है। तो क्या बात हुई इसके अंदर, मोटा मोटा हमने क्या समझा कि एक फिक्स्ड पीरियड के लिए हम अपने पैसे को, एक फिक्स्ड अमाउंट को, एक फिक्स पीरियड के लिए फिक्स्ड अमाउंट को फिक्स्ड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं। सब कुछ फिक्स होता है फिक्स डिपॉजिट के अंदर। एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए फिक्स इंटरेस्ट रेट पे आप बैंक के अंदर सबमिट करवा देते हो, जमा करवा देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो। उसके बाद में मैच्योरिटी डेट, जब ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, ये टाइम पूरा होगा, वो मैच्योरिटी डेट होती है। उस मैच्योरिटी डेट पे आप आओगे लेने के लिए, मैं वापस आऊँगा लेने के लिए, और उसमें मुझे इंटरेस्ट मिलेगा और साथ में प्रिंसिपल मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा और प्रिंसिपल मिलेगा। और बैंक आपको ऑप्शन दे देगा कि आप किस तरीके से अपना इंटरेस्ट लेना चाहते हो, कम्युलेटिव बेसिस पे या नॉन कम्युलेटिव बेसिस पे अपना पे आउट लेना चाहते हो। नॉन कम्युलेटिव, कम्युलेटिव में क्या होता है कि आपने जितना भी इंटरेस्ट कमाया है वो री इन्वेस्ट होता रहता है। इस 5 लाख रुपए के ऊपर आपने जितना भी इंटरेस्ट कमाएंगे, आप जितना भी इंटरेस्ट कमाओगे आपकी जेब में नहीं जाएगा, आपके अकाउंट के अंदर ऐड कर देंगे हम, तो वो बन जाएगा प्रिंसिपल। उस इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल बना देंगे और उसके ऊपर हम आपको और इंटरेस्ट दे देंगे। तो क्या बात आई कि हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारा ये प्रिंसिपल बढ़ रहा है क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। हो गया कम्युलेटिव बेसिस पे हमारा पे आउट मिल रहा है हमें। और बाद में जब इसकी मैच्योरिटी आएगी तब निकलवा लेना आप, पूरा टेन्योर के टाइम पे आपके अकाउंट के अंदर ही रहेगा, और मैच्योरिटी पे आप निकलवा लेना, आपके अकाउंट के अंदर ये ऐड होता रहेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आप निकलवा लेना। लेकिन अगर आप नॉन कम्युलेटिव बेसिस
पे आउट लेते हो तो उसमें क्या होगा, आपके मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे आपको ये जो अमाउंट है इसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो हम आपको दे देंगे, उसको री इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह काम करता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलता, इसमें आपको कम्युलेटिव में आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये 2 पे आउट के ऑप्शंस होते हैं और भी कई सारे प्लान्स होते हैं। जो भी एफडी खुलवाने आता है बैंक सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताती है, अलग अलग प्लान्स होते हैं, उनके हिसाब से आप चूज़ करते हो आपको कैसी एफडी करानी है, कौन सा प्लान लेना है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी एफडी बन जाती है। ये सारा काम होता है एफडी के अंदर। ओके, अब रोहन की बात हमने समझ ली, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब आती है प्रिया। प्रिया कहती है कि भाई मेरे पास ना 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए बैंक के पास जाती है प्रिया कि रोहन को आप दे रहे हो पैसे, मैं भी यहाँ पे जमा कराऊंगी, मेरे को भी इंटरेस्ट दो। फिर बैंक कहता है ठीक है, मैं आपके पैसे ले लूंगा, जमा कर दूंगा, आपकी एफडी खोल दूंगा, लेकिन आपको क्या है, लेकिन आपको ये अमाउंट एक बार जमा करवानी है, उसके बाद में आप सिर्फ मैच्योरिटी पे ही जमा करवा पाओगे, मतलब निकलवा पाओगे। और बीच में अगर आप निकलवाने आए तो हम आप पे पेनल्टी लगाएंगे, अगर बीच में आपने निकलवाई, और आपको ये सारा का सारा पैसा एक टाइम में ही जमा करवाना पड़ेगा। तो प्रिया कहती है कि बैंक को कि मुझे 1 लाख रुपए की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि मैं हूँ मिडिल क्लास पर्सन, मुझे ये पैसा कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है तो फिर मेरे पास इतना पैसा पड़ा नहीं है घर पे, मैंने रखा नहीं हुआ, मेरे अकाउंट में नहीं है इतना, तो मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं क्या करूँ। तो बैंक कहता है कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट मत खुलवाओ, आप अपना आरडी अकाउंट खुलवा लो। आरडी अकाउंट, व्हाट इज आरडी अकाउंट, वो होता है रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में आप अपना पैसा, प्रिया जी आप अपना पैसा रिकरिंग डिपॉजिट अगर आप खुलवाते हो तो आप अपना पैसा ये 10 लाख, ये जो 1 लाख रुपए है, आप रुक रुक के जमा करवा सकते हो मंथली बेसिस पे। मान लो आपने डिसाइड किया मैं हर महीने पैसा जमा करवाऊंगी, तो आप क्या करोगे, 10,000 या 5,000, 10,000 रुपए या 5,000 रुपए या 2-2 हज़ार रुपए हर महीने जमा करवाते रहो, उसके ऊपर हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे। फिक्स डिपॉजिट से देखो कम मिलेगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिलेगा ज़रूर अगर आप अपना रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाओगे, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट तो ये है ना कि आपने अगर ये सारा का सारा पैसा एक समय में इकट्ठा जमा करवा दिया बैंक के अंदर तो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और ये ज़रूरत हम आपकी समझ गए हैं। तो आप अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाओगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आपको छोटी छोटी अमाउंट हर महीने आपको पे करनी पड़ेगी, आप आपकी जो भी सैलरी आती है आप उसमें से पे करते रहना, इकट्ठा आप करवाओगे नहीं, तो आप ऐसे कर लेना। प्रिया कहती है ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपना रुक रुक के वहाँ पैसा जमा भी करा दूंगी, मेरे को इतना सारा इकट्ठा जमा भी नहीं करवाना पड़ेगा, और मैं ज़्यादा खर्चूंगी भी नहीं हर महीने, क्योंकि मुझे बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो ठीक है, प्रिया की ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। तो अब क्या करेगी प्रिया, एक मैच्योरिटी डेट डिसाइड कर देगी। बैंक कहता है आप एक मैच्योरिटी डेट डिसाइड कर लो कि आपको 5 महीने 6 महीने के लिए एफडी करानी है, या 1 साल के रिकरिंग डिपॉजिट कराना है, या 1 साल के लिए डिपॉजिट कराना है, या 5 साल के लिए डिपॉजिट कराना है, कि हर महीने में 1-1 हज़ार जमा कराऊंगी या 5-5 हज़ार हर महीने जमा कराऊंगी, ये आप डिसाइड कर लो कितना जमा कराओगे हर महीने, और आप कितने टाइम के लिए जमा कराओगे ये भी डिसाइड कर लो। तो सारा कुछ ये टर्म एंड कंडीशंस मस्ट बी अप्लाइड, उसके बाद में ये सारा काम प्रिया का हो जाएगा। हर महीने फिर वो पैसे जमा कराती रहेगी, बदले में उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर, लेकिन फिक्स्ड से कम मिलेगा। देखो हर किसी की ज़रूरत है, हमने आपकी ज़रूरत समझी, तो आप ये देखो कि इतना बड़ा पैसा अगर मान लो रोहन हमारे पास आया था, उसने 5 लाख रुपए जमा कराए थे, तो हमारे पास तो 5 लाख रुपए आ गए थे एफडी के। अब 5 लाख रुपए हम एक बार में अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन आप हर महीने मुझे 1-1 हज़ार रुपए बैंक के अंदर जमा कराओगे, 5-5 हज़ार जमा कराओगे, तो हम इकट्ठा पैसा तो नहीं इस्तेमाल कर पा रहे ना, इन्वेस्ट नहीं कर पा रही इकट्ठा, छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम आपको इंटरेस्ट कम ही दे पाएंगे। फिर कहती है ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे आरडी करवा दो, अब मेरा आरडी रिकरिंग डिपॉजिट ही कर लो, और मैं मैच्योरिटी डिसाइड कर लेती हूँ, 5 साल के लिए मैं अपना हर महीने 5 साल तक हर महीने अपना पैसा जमा कराऊंगी, और आप मैच्योरिटी पे मुझे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दे देना, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट।
ठीक है, अभी इसकी फुलफिल हो गई। अब बात आती है इनकी एक्सप्लेनेशन, फिक्स डिपॉजिट की एक्सप्लेनेशन। फिक्स डिपॉजिट क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप एक लम सम अमाउंट एक फिक्स्ड पीरियड के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप बैंक के अंदर जमा करा देते हो। A fixed deposit is a financial instrument where you deposit a lump sum amount in bank for a fixed period at a fixed interest rate। सब कुछ फिक्स है भाई इसके अंदर, फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट है। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट मिलता है उनको, यू अर्न हाइयर इंटरेस्ट कंपेयर टू रेगुलर सेविंग अकाउंट्स। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को आप टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हो और टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हो। ये टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट इनके दूसरे नाम है, ठीक है। और फिक्स टेन्योर रहता है, मिनिमम आप 7 दिन के लिए करवा सकते हो एफडी, और मैक्स टू मैक्स आप 10 साल के लिए एफडी अपनी करवा सकते हो। इसके अलावा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, आपको बता दिया जाएगा कि आपको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मान लो कल को बैंक्स के अंदर रेट बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट या कम हो जाते हैं, तो भी आपका जितना फिक्स हमने कर दिया ना कि हम आपको 10% देंगे, तो फ्यूचर में भी 10 ही मिलेगा आपको। जब आपकी मेच्योरिटी डेट होगी, जब आप पैसा वापस लेने आओगे, तब भी 10% पे ही आपको मिलेगा। उसके अलावा ये सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि ये DICGC क्या होता है? ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसके अंदर RBI की एक सब्सिडरी है। अगर मान लो कल को आपका जो बैंक है जिसके अंदर आपने FD कराई है आपकी, वो बैंक का लाइसेंस अगर कैंसिल हो जाता है या फिर बैंक बंद हो जाता है वो, तो फिर आपका 5 लाख रुपए तो सेफ ही रहेगा। 5 लाख रुपए की गारंटी इसकी है, क्योंकि ये RBI की सब्सिडरी है। ये आपको अश्योर करेगा कि आपको 5 लाख रुपए देंगे ही देंगे। तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट रहती है। गारंटीड रिटर्न आपको अपना जो भी अमाउंट है, मेच्योरिटी डेट है, उसके ऊपर आपको मिलेगा ही मिलेगा पैसा। यू नो एग्जैक्टली हाउ मच यू रिसीव एट द मेच्योरिटी डेट। आपको पता होता है कि आपको कब कितना पैसा मिलने वाला है। उसके अलावा इसके पे आउट ऑप्शंस आपके हैं कम्युलेटिव एफडी और नॉन कम्युलेटिव एफडी। कम्युलेटिव एफडी के अंदर आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है ना, वो कंपाउंड हो जाता है। कि आपने डिसाइड किया कि आपने जो भी प्लान डिसाइड किया, आपने कम्युलेटिव लिया तो फिर आपको कम्युलेटिव बेसिस पे एफडी बनेगी, और आपने नॉन कम्युलेटिव लिया तो आपकी नॉन कम्युलेटिव एफडी बनेगी। थोड़ा सा मैं इसको डेफिनेशन डाल के लिख दूंगी, आपको समझा दूंगी। एक बार आप ओवरऑल देखो एफडी क्या है। प्री मेच्योर्ड विड्रॉल, अगर आपने पहले टाइम से पहले, समय से पहले अगर आपको ज़रूरत पड़ी पैसों की, तो आप निकलवा सकते हो पैसे, लेकिन हम आपको पेनल्टी लगाएंगे। 0.5% से लेके 1% तक की आपके इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है कि किसी बैंक में कितना पेनल्टी लगती है, किसी में कितनी लगती है। लोन अगेंस्ट एफडी, अगर मान लो जिस पर्सन ने एफडी करवाई है, अगर उसको लोन की ज़रूरत पड़ी है, उसको लोन लेना पड़ रहा है, तो फिर बैंक क्या करेगा? ये देख लेगा कि आपने अपनी एफडी करा रखी है हमारे अकाउंट बैंक के अंदर, तो आप लोन हम आपको इतना दे देंगे, एफडी के ऊपर लोन मिल जाएगा आपको। क्योंकि बैंक की तरफ से ये श्योरिटी रहेगी ना कि आप अगर कल को लोन नहीं पे करते हो, तो फिर हम आपका ये एफडी हम अपने पास रख लेंगे। तो इस तरीके से लोन के अगेंस्ट आपको एफडी के अगेंस्ट आपको लोन भी मिल सकता है। अब बात आई सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट के बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया, तो अब देखो, सेविंग अकाउंट एक ऐसा टाइप है बैंक अकाउंट का, एक ऐसे टाइप का बैंक अकाउंट है जो इंडिविजुअल खुलवाता है अपना। जिसके पास रिकरिंग डिपॉजिट नहीं करवा पा रहा है, वो अगर फिक्स डिपॉजिट नहीं करवा पा रहा है, तो फिर अपना सेविंग अकाउंट, जनरली ये खुले ही होते हैं अपने सभी के लोगों के सेविंग अकाउंट। जो अगर सैलरीड पर्सन है, कोई एज्ड पर्सन है, उसका ये सेविंग अकाउंट होता है जिसके अंदर आप जितना भी डिपॉजिट रखोगे उसका कुछ कुछ अमाउंट, उसके ऊपर आपको कुछ कुछ % इंटरेस्ट दे दिया जाता है। लेकिन वो बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर मान लो उसको, क्योंकि वो एफडी से कम आरडी दे रहा है, आरडी से भी कम है ये, तो ये बहुत कम इंटरेस्ट देता है। और इसके अंदर आप, लेकिन फ़ायदा ये है कि आप जब मर्जी डलवाओ, जब मर्जी निकलवाओ, कोई चार्जेस नहीं है इस पर। अपना सेविंग अकाउंट अपना खुलवा सकते हो आप। सेविंग अकाउंट इज अ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट वेयर इंडिविजुअल कैन डिपॉजिट मनी, अर्न इंटरेस्ट एंड विड्रॉ फंड्स जब भी आप चाहो, whenever needed. It is mainly designed to encourage regular savings and provide safe storage of money. मान लो आपके पास नहीं है इतना पैसा, लेकिन आप
मान लो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं रिकरिंग डिपॉजिट करवाऊँ, और मेरे को चाहिए भी होता है मिनट मिनट में पैसा, क्योंकि मेरे को थोड़ी, अगर मान लो मेरे को शॉपिंग करनी है, मैं फिर ऐसे थोड़ी है मैं एफडी तो अपनी आरडी तोड़वा के अपनी खर्च कर दूँगी पैसे। सेविंग अकाउंट में क्या है, आपने आपका अकाउंट खुला हुआ है, सेविंग अकाउंट खुला है, तो आप जब चाहो अपना पैसा निकलवा सकते हो। ये फैसिलिटी होती है सेविंग अकाउंट की। आपको ब्याज तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मिलेगा, जितना भी आपने डिपॉजिट रख रखा है ना, उस पर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो छोटा मोटा इंटरेस्ट मिल जाएगा, ऊपर से आपका अमाउंट भी सेफ रहेगा। तो फिर मैं क्या करूँगी, घर में रखने की बजाय अपना पैसा सेव करवा लूँगी बैंक के अंदर, जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, ऊपर से चोरी होने का या फिर कोई भी खतरा भी नहीं होगा। सेविंग अकाउंट खुल जाएगा मेरा। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, जितना भी बैलेंस आपके अकाउंट में रहेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा। टिपिकली इंटरेस्ट रेट 2.5% से लेके 4.5% पर एनम मिलता है। डेली बेसिस पे होता है ये। इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है, डेली का जो भी बैलेंस आपके अकाउंट के अंदर है इनटू जितना भी परसेंटेज बैंक ने डिसाइड किया है अपॉन में 365। डेली बेसिस पे है ना, तो 365 से डिवाइड होगा। ईयरली होता है और 12 से डिवाइड होता है। ठीक है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट आप चाहो तो डेली बेसिस पे भी ले सकते हो, और आपके अकाउंट के अंदर जो पैसा है वो क्वार्टरली बेसिस पे आ जाएगा। डेली बेसिस पे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, और क्वार्टरली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो अपने पैसे को। आपने शॉपिंग करनी है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो आप। एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। एटीएम कार्ड मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो होती है, वहाँ पे आप उससे आप अपना, आपके पास कैश नहीं है, आपको कैश की ज़रूरत है, अपना कार्ड आप एटीएम में डालोगे, वहाँ से अपना कैश निकलवा सकते हो। डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। पीओएस मशीन्स होती हैं, पॉइंट टू सेल। आपने कोई परचेज़ किया आइटम, तो आप एट उस टाइम पे मशीन में स्वाइप करोगे और आपकी ऑटोमेटिकली पेमेंट बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र हो जाएगी। इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है। इंटरनेट मतलब वेब ब्राउज़र, वेबसाइट के थ्रू। और मोबाइल बैंकिंग जो ऐप्स होते हैं, जैसे एसबीआई योनो ऐप है, तो वो मोबाइल ऐप्स होंगे, वो अंडर मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट के अंदर वेबसाइट्स के थ्रू। अपना जैसे वेबसाइट के अंदर आप यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह डालते हो, मोबाइल ऐप्स के अंदर अपना बायोमेट्रिक होता है, आप अपना फिंगरप्रिंट डाल सकते हो, वो सारा सिस्टम रहता है। मिनिमम बैलेंस कितना आपको रखना पड़ता है, 1000 से लेके 10,000 तक। बैंक टू बैंक वेरी करता है कि कौन सा बैंक कितना मिनिमम बैलेंस मांग रहा है। ज़ीरो बैलेंस वो अकाउंट्स भी ओपन किए जाते हैं, ताकि छोटे छोटे लोग होते हैं ना, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो डिपॉजिट रखे, तो फिर वो अपना ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी खुलवा सकते हैं कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुल गया, आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जन धन योजना के तहत सेविंग बैंक अकाउंट, ये सारा सेविंग, बेसिक सेविंग अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट लगी रहती है। सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। आपका पैसा अगर 5 लाख तक भी अगर पड़ा है ना, आपके ज़्यादा अमाउंट भी पड़ी है सेविंग अकाउंट के अंदर, तो भी DIGC इंश्योर करता है कि हम 5 लाख रुपए आपको देंगे ही देंगे। अगर कल को बैंक का लाइसेंस कैंसिल होता है या फिर बैंक बंद कर देता है काम करना। फंड ट्रांसफ़र आप कर सकते हो NEFT के थ्रू, RTGS के थ्रू, IMPS के थ्रू, UPI तो वही है ना, पेमेंट ऐप्स जो गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करते हो, UPI के थ्रू बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी ये अमाउंट। ये सभी मैं आपको अलग से डाल दूँगी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। NEFT इसमें अगर मैं इंक्लूड करूँगी वीडियो में तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एक बार आप इतना पढ़ो, नोट्स बनाओ, याद करो, उसके बाद में मैं इतना काम करो आप, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगी इनके ऊपर। ATM और डेबिट कार्ड्स आपको इशू कर दिए जाते हैं, ये मैंने आपको समझाया। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। POS जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है, उसमें आप पेमेंट कर सकते हो। कार्ड आपका स्वाइप होता है, आप वहाँ पे बिना कैश के अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो। सेविंग अकाउंट के अलग अलग टाइप के सेविंग अकाउंट होते हैं। रेगुलर सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, सैलरी पर्सन जो है उनके सेविंग अकाउंट होते हैं, डायरेक्ट उनमें सैलरी उनकी आ जाती है। जॉइंट सेविंग अकाउंट, माइनर सेविंग अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट्स, ये कुछ अकाउंट्स के टाइप्स थे सेविंग अकाउंट के। इसके अलावा जो करंट अकाउंट बने जाते हैं वो बिजनेसमैन के लिए होता है। अब बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट क्यों बने जाते हैं, क्योंकि
बिजनेसमैन को बहुत सारी ट्रांजेक्शन डे टू डे डेली बेसिस पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन करनी होती है। तो बैंक क्या करते हैं, ये पर्सन है जो बिजनेसमैन है, ये अपना पैसा रखता तो है अकाउंट के अंदर, बैंक के अंदर उसका करंट अकाउंट खुला हुआ है, इसने अपना पैसा रखा तो हुआ है इसके अंदर, मान लो उसने 10 लाख रुपए रख दिए, 10 लाख रुपए उसने अकाउंट के अंदर रख दिए, लेकिन उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ी, उसने निकलवा लिए। मान लो 15 लाख की उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि मेरे को 15 लाख निकालने पड़ेंगे। अब इस इतने पैसे इतने जमा भी तो कराए थे ना, इतने पैसे रखे हुए थे, इसने पहले भी काफ़ी लोन लिए हुए हैं और उनको रेगुलरली पेमेंट करता रहा है वो। तो फिर बैंक क्या करती है, आप हमारे लोयल कस्टमर हो, हम ना आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दे देते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के से क्या होता है कि एक जो पर्सन है ना, जो बिजनेसमैन है, उसको भी ये रहता है कि ये बैंक है ना मेरे को टाइमली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दे देता है, मुझे क्रेडिट कार्ड भी इशू कर रखा है। क्रेडिट की भी कुछ लिमिट होती है जिसके अंदर आप, क्रेडिट लिमिट वो होती है जिसके अंदर आप जितना पैसा आपके अकाउंट में है उससे ज़्यादा एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट होती है। मान लो 5 लाख की आपकी लिमिट है, या अगर आपके पास जीरो भी बैलेंस हो जाता है ना तो भी आपको हम 5 लाख रुपए क्रेडिट दे देंगे। लेकिन अगर आपने 45 दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर अगर आपने पे वापस नहीं किया ना, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वापस रिटर्न नहीं की, क्रेडिट कार्ड का पैसा वापस नहीं दिया, तो फिर हम आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे। डिफरेंस है क्रेडिट कार्ड्स में और ओवरड्राफ्ट के अंदर, क्रेडिट में और ओवरड्राफ्ट में काफ़ी डिफरेंस है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जानो कि क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, 45 दिन के अंदर उसको अपनी वापस पेमेंट करनी पड़ती है बैंक को। और ओवरड्राफ्ट में क्या है, ओवरड्राफ्ट में भी ये होता है कि जीरो बैलेंस हो गया तो फिर आप एक मिनिमम अमाउंट, मतलब जितने भी बैंक डिसाइड करेगा कि हम आपको इतना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देंगे, 10,000 रुपये दे दिया, 1 लाख रुपए हो गया, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक्स प्रोवाइड कर देते हैं इनको, बिजनेसमैन को, कि आप ग्रो कर सको, आपका अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, आपकी ट्रांजैक्शन में, डे टू डे ट्रांजैक्शन में कोई हर्डल ना आए, कोई भी बीच में रुकावट ना आए, इसलिए हम आपको कर देते हैं ये पैसा। अब इसमें बिजनेसमैन को घाटा नहीं है, अगर मान लो ये पेमेंट नहीं भी कर पाया, इसको इंटरेस्ट लग रहा है ओवरड्राफ्ट पे, तो इसको कोई घाटा नहीं है। क्योंकि मान लो अगर इसने जहाँ से भी माल मंगवाना था, इसने एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना था, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट, उसने ना एडवांस में पेमेंट मांगी थी, तो क्या पता इसने पहले पेमेंट करने की वजह से उसको फायदा हो गया हो, ज़्यादा पैसे मिल गए हों इसको, और बाद में वो ओवरड्राफ्ट के पैसे वापस कर दे। बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है ये, अलग अलग टाइप्स के अकाउंट खोले जाते हैं अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये करंट अकाउंट में से एक है। क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट लोन्स एंड एडवांसेस के पोर्शन के अंदर हम कवर करेंगे। फिलहाल आप ये जानो कि करंट अकाउंट एक ऐसे टाइप है बैंक अकाउंट का, एक ऐसा टाइप का बैंक अकाउंट है जिसके अंदर बिजनेसमैन, ट्रेडर और कंपनीज फर्म्स और प्रोफेशनल्स को बैंकिंग ट्रांजैक्शन ईजी हो जाए, इसलिए उनके बैंक अकाउंट खोले जाते हैं। और ये डिज़ाइन इसलिए किया जाता है, ये अकाउंट्स डिज़ाइन इसलिए किए जाते हैं ताकि बहुत लार्ज वॉल्यूम में जो ट्रांजैक्शन हो वो परफॉर्म हो सके, और इसमें कोई भी लिमिट नहीं रहती कि आप कितना मर्जी पैसा जमा करवा दो और कितना मर्जी पैसा निकलवा लो, ठीक है। और बिजनेस की पेमेंट करने में आपको ईजीली आप पेमेंट कर सकते हो उसके अंदर, क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दे देते हैं, जितना पैसा है उतना तो निकलवा सकते ही हो आप। इसके अलावा आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और क्रेडिट कार्ड वगैरह भी इशू कर दिए जाते हैं। अब देखो, क्रेडिट कार्ड तो सेविंग पे भी कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी अगर आपका पैसा पड़ा है ना तो फिर उसके ऊपर भी आपको क्रेडिट लिमिट दे दी जाती है सेविंग में भी। लेकिन करंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट, मतलब लिमिट डिसाइड होती है बैंक के थ्रू। आप जितना जितना अच्छा अपना सिबिल स्कोर होता है, या फिर जितनी अच्छी ट्रांजैक्शन आपकी रहती है, आपके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े रहते हैं, ट्रांजैक्शन इतनी बड़ी अमाउंट करते रहते हो, बड़े अमाउंट में करते रहते हो, तो उनको भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ज़्यादा मिल जाती है करंट अकाउंट में, क्योंकि ये बिजनेसमैन है तो इनकी ग्रोथ से बैंक्स को फ़ायदा ही होगा कि हमारे अकाउंट के अंदर पैसा होगा। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो कितनी मर्जी, नंबर ऑफ विड्रॉल्स की कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ डिपॉजिट की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डेली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और सूटेबल रहता है बिजनेसमैन को कि वो अपनी फ्रीक्वेंट पेमेंट कर सके, कितनी मर्जी पेमेंट कर सके, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता।
ये ड्रॉबैक है कि जो भी बिजनेसमैन है अपना पैसा रखते हैं अपने अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर, तो उस पे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता उनको, बिल्कुल भी नहीं मिलता। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर आपको, कस्टमर को, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। हाई मिनिमम बैलेंस, भाई मिनिमम बैलेंस उनको रखना पड़ता है भाई करंट अकाउंट के अंदर। पब्लिक बैंक्स के अंदर 5,000 से 25,000 तक, और प्राइवेट बैंक्स के अंदर 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, इनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसके अलावा आपको पेनल्टी चार्ज कर दी जाती है अगर आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखा है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक करंट अकाउंट पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है। कस्टमर कैन विड्रॉल मोर देन देयर बैलेंस, लिमिट डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कि कितना पैसा आपने पहले रखा हुआ था, आपने अगर पहले लोन लिया हुआ है बैंक के अंदर, आपने कितना लोन लिया हुआ है पहले, कितनी टाइमली पेमेंट की है, आपकी जितनी भी क्रेडिट हिस्ट्री है, जितनी लोन हिस्ट्री है, वो सारी ये एनालाइज करते हैं, देखते हैं आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उसके हिसाब से आपकी लिमिट डिसाइड होती है कि आपको 10 लाख तक का हम दे सकते हैं, 5 लाख तक का दे सकते हैं, ये लिमिट होती है, डिसाइड कर दी जाती है। ओवरड्राफ्ट यूजफुल फॉर मैनेजिंग शॉर्ट टर्म बिजनेस नीड्स। ओवरड्राफ्ट आपको मिलेगा, आप छोटे छोटे अपने बिजनेस को आराम से चला सकते हो, पेमेंट टाइमली कर सकते हो, उसके बाद में आप इसको ओवरड्राफ्ट वापस दे दो पैसा। चेक फैसिलिटी दी जाती है, आपको चेक इशू कर दिया जाता है, आपको चेक बुक दे दी जाती है, क्रॉस चेक आपको दिया जाता है और साथ में इशू कर दिया जाता है, और साथ में डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। वो हम लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, RTGS, NEFT, IMPF, UPI फॉर बिजनेस। UPI वही जो ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स हैं, यूनिफाइड पेमेंट आइडेंटिफिकेशन, बल्क में पेमेंट कर सकते हो, और अपने आपको सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, बिल्स की पेमेंट करनी है, तो वो भी आप अपने अकाउंट से डेबिट कर सकते हो। कोई भी लिमिट नहीं रहती है, कितना मर्जी पैसा निकलवा लो आप अपने अकाउंट में से। कितने टाइप्स के करंट अकाउंट होते हैं? स्टैंडर्ड करंट अकाउंट, प्रीमियम करंट अकाउंट, जीरो बैलेंस करंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी करंट अकाउंट और पैक्ड करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट के बारे में। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा कि आप रुक रुक के पैसा अपना जमा करा सकते हो। फिक्स डिपॉजिट से कम आपको रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट से कम इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में सेविंग वालों से ज़्यादा मिलता है, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर हम रुक रुक के पैसा जमा करा सकते हैं, इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा। सेम मैच्योरिटी डेट का सेम कॉन्सेप्ट है फिक्स डिपॉजिट की तरह, कि आपको स्पेसिफिक टाइम के लिए जमा कराते रहना है। जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगी तब आपको प्रिंसिपल, जो अमाउंट आपने पे कर दी है, डिपॉजिट आपकी हो चुकी है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। A recurring deposit account is a type of bank deposit in which a customer deposits a fixed amount every month for a fixed period and at the end of tenure receive total deposit plus interest. जितना डिपॉजिट हो चुका है, जितना पैसा आपका जमा हो चुका है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा। टू डेवलप इट हेल्प्स पीपल टू डेवलप हैबिट ऑफ रेगुलर सेविंग। मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लमसम अमाउंट एक टाइम के लिए जमा करा दे, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए साथ ही में एक साथ जमा करवा दे, और तो उनके लिए ये रिकरिंग डिपॉजिट की फैसिलिटी दी जाती है कि कम से कम जो लोग हैं जिनका जो 20,000 साल मंथली बेसिस पे, 10,000 मंथली बेसिस पे, 5,000 मंथली बेसिस पे पैसा जमा करा सकते हैं, तो वो पैसा हमारी बैंक के पास जमा करा के बैंक के अंदर जमा कराएं, और बैंक उससे आगे आगे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट कर सके अपना, बाद में इनको इंटरेस्ट दे दे। लोगों की नॉर्मल सेविंग हैबिट डेवलप करने के लिए रिकरिंग डिपॉजिट की फैसिलिटी दी जाती है। मंथली बेसिस पे आप इसको फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो, फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करा सकते हो, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड हो जाएगी कि आपको 1,000 करना है, मंथली बेसिस पे 1,000 जमा कराओगे या 5,000 जमा कराओगे, तो वो चीज़ फिक्स हो जाती है। और एक फिक्स टाइम के लिए कि आप 1 साल तक
एक महीने हर महीने जमा कराते रहोगे 1 साल तक, फिर मैच्योरिटी डेट 1 साल पूरा होगा तब आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, साथ में टोटल डिपॉजिट में जितना आ चुका वो भी मिल जाएगा। अच्छा है ना। उसके बाद में फिक्स टेन्योर, ये मैंने बताया आपको कि आप कम से कम 6 महीने करवाने पड़ेंगे और मैक्स टू मैक्स 10 साल के लिए। बैंक टू बैंक वेरी करता है, कुछ ऊपर नीचे हुआ तो अलग अलग बैंक्स के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्या है, फिक्स डिपॉजिट से कम मिलता है, सेविंग डिपॉजिट से ज़्यादा मिलता है आपको। इंटरेस्ट रेट इज़ जनरली सिमिलर टू फिक्स डिपॉजिट। सिमिलर यहाँ पे सिमिलर लिखा तो है लेकिन सिमिलर नहीं होता है। फिक्स डिपॉजिट को ज़्यादा मिलता है, जो फिक्स करवा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट खुलवा रहे हैं उनको ज़्यादा मिलता है इंटरेस्ट, और रेकरिंग को कम मिलता है। सेविंग के कंपैरिजन में रेकरिंग को ज़्यादा मिलता है। मिनिमम डिपॉजिट आप 100 रुपये करा सकते हो, मैक्स टू मैक्स आप जितना करवा सको उतना अपना जमा करवा सकते हो। लो मिनिमम अमाउंट 100 रुपये से लेके 500 रुपये और 100-500 भी आप जमा करा सकते हो मंथली बेसिस पे। और ये जो आप डिसाइड करोगे 2 महीने में कराऊंगा मैं, 4 महीने में कराऊंगा, तो वो आप टेन्योर अपना डिसाइड कर सकते हो कितने कितने टाइम में आप जमा कराते रहोगे और कितने टाइम तक के लिए। सेफ रहता है ये, इन सेफ इन्वेस्टमेंट है। बैंक में जमा करवा रहे हो तो बैंक एक ट्रस्टेड एंटिटी है जिसमें आप सेव कर अपना पैसा जमा करा रहे हो, तो फिर वो रिस्क लो रहता है। यहाँ पे लोन फैसिलिटी आपको आरडी के अगेंस्ट मिल जाती है। आपने आरडी कितने की करवा रखी है, कितना पैसा आपने बैंक के अंदर रखा हुआ है, उसके अगेंस्ट आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो, लोन आपको मिल जाएगा। प्री मैच्योर क्लोजर अगर आप कराते हो, आपको समय से पहले अपने पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपको जमा कराया हुआ पैसा चाहिए, तो फिर आप अपनी आरडी तुड़वा सकते हो और पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, जो आपको इंटरेस्ट कम रिसीव होगा, पेनल्टी चार्ज कर दी जाएगी। अलग अलग टाइप के रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं। रेगुलर रेकरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन रेकरिंग डिपॉजिट जिसके अंदर हाई इंटरेस्ट मिल जाएगा, माइनर रेकरिंग डिपॉजिट और टैक्स सेविंग रेकरिंग डिपॉजिट। और इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन monthly installment and compounded quarterly. Maturity value depends upon monthly deposit, interest rate and आपके कितने टाइम तक आपने पैसा अपना डाल के रखा है, कितना भी टाइम हो सकता है। अब बात आई इनके डिफरेंस की। सेविंग अकाउंट के अंदर क्या होता है, मीनिंग इनका, सेविंग अकाउंट के अंदर आप अपनी रेगुलर सेविंग रख सकते हो, आपका पैसा आप अपने अकाउंट के अंदर खुलवा सकते हो, सेविंग अकाउंट उसके अंदर जमा करा के रख सकते हो और इजीली उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट के अंदर सब कुछ फिक्स होता है, फिक्स टाइम के लिए, फिक्स अमाउंट, फिक्स परसेंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, एक आपको लमसम अमाउंट, इकट्ठी अमाउंट एफडी के तौर पे आपको बैंक के अंदर जमा करवानी है फिक्स टाइम के लिए, वो होता है फिक्स डिपॉजिट। करंट अकाउंट उनका खुलता है जो बिजनेसमैन है, जिनको डे टू डे ट्रांजैक्शन करनी होती है, उनका करंट अकाउंट खुलता है। रेकरिंग डिपॉजिट, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लमसम अमाउंट एक बार के अंदर जमा करवाएं, उनको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप वो कुछ कुछ पैसा रुक रुक के अपना इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, मतलब रुक रुक के महीने के महीने अपना जमा करवा सकते हो बैंक के अंदर एक फिक्स्ड पीरियड तक। आपने सोच लिया 5 साल तक मैं हर महीने, हर एक महीने 5 साल तक जमा कराता रहूँगा, उसके बाद में मेरे को मैं अपनी इकट्ठी अमाउंट निकलवा लूँगा प्लस इंटरेस्ट ले लूँगा, वो हो गया रेकरिंग डिपॉजिट। मेन पर्पस क्या रहता है सेविंग अकाउंट का, कि सेविंग हैबिट डेवलप हो कस्टमर्स के अंदर। यहाँ पे इंटरेस्ट उनको ज़्यादा मिलता है तो उनकी हैबिट डेवलप होगी, हमारा फिक्स्ड अकाउंट खोल लेंगे हम, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बनवाएंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, उससे उनका इंटरेस्ट जनरेट होता है। और बिजनेस ट्रांजैक्शन, उनको मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने की फैसिलिटी मिल जाती है, तो ये उनका मेन पर्पस होता है। बिजनेसमैन का क्या पर्पस होता है कि वो ट्रांजैक्शन, उनको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, तो उनका ये मोटो फुलफिल हो जाता है। रिक्वायरमेंट इसमें आपको इनका मेन पर्पस क्या होता है बैंक्स का, कि रेगुलर सेविंग की हैबिट डेवलप हो लोगों के अंदर, क्योंकि हम इनको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो लोग चाहेंगे कि हम, कि मतलब लोग ये चाहते हैं ना कि हमारा पैसा हमारे जेब में अगर रहेगा तो हम तो खर्च कर देंगे कहीं ना कहीं, या फिर सेफ नहीं रहेगा, तो इससे अच्छा हम बैंक के अंदर करवाएंगे तो हमें ये रहेगा कि हमें मंथली पेमेंट करनी है, वरना हमारे पे चार्जेस लग जाएंगे, हमारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं, हर महीने जमा कराते रहते हैं अपने अकाउंट के अंदर, भले ही कम अमाउंट कर दे बट वो फिक्स्ड अमाउंट, उतना अमाउंट, मतलब इकट्ठा 5 लाख रुपए जमा कराने से बेटर है कि आप आरडी करवा दो। हर महीने 10-10 हज़ार कराओगे, हर महीने 1-1 हज़ार कराओगे, आप लाइबल रहोगे कि हाँ मेरे को कराना ही है पैसा जमा, क्योंकि बदले में मेरे को इंटरेस्ट भी तो पाना है। इसलिए रिस्क सभी में ही बिल्कुल ना के बराबर रहता है,
रिस्क लो रहता है, क्योंकि अगर मान लो बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो भी जाता है तो फिर जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है वो आपको 5 लाख तक की श्योरिटी तो देता ही है, कि क्योंकि वो सब्सिडियरी होता है आरबीआई की। डिपॉजिट आप कितना करा सकते हो, एनी अमाउंट एनी टाइम, कितने भी अमाउंट कितने भी टाइम के लिए डिपॉजिट करा सकते हो सेविंग के अंदर। और एक टाइम के लिए आपको लमसम अमाउंट जमा करानी है फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर, बड़ी अमाउंट एक टाइम के लिए डिपॉजिट कराइए। अब आप तभी आओगे जब आपकी मैच्योरिटी डेट आएगी। उसके बाद में करंट अकाउंट में क्या होता है, कितनी मर्जी बार लिमिट ट्रांजेक्शन करो, कितनी मर्जी बार डालो, कितनी मर्जी बार निकालो, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद में फिक्स्ड रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर एक हर महीने क्वार्टरली बेसिस पे, या फिर जितना भी, जब भी आपने डिसाइड किया कि मैं हर महीने कराऊंगा, हर 2 महीने के अंदर एक बार कराऊंगा, तो वो फिक्स्ड रहता है कि आपको इस टाइम पे डिपॉजिट कराना ही है इतना अमाउंट। विड्रॉ कितना करा सकते हो, सेविंग अकाउंट में जितना मर्जी विड्रॉ करवाओ। फिक्स डिपॉजिट में एक बार आपने जमा करा दिया तो बस करा दिया, उसके बाद में जब मैच्योरिटी आएगी तभी आप निकलवा पाओगे। लेकिन अगर आपको पहले ज़रूरत है पैसों की तो फिर आप पेनल्टी दो। करंट अकाउंट के अंदर आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करते हो। बिजनेसमैन अपना करंट अकाउंट खुलवाता ही इसलिए है, बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट इसीलिए ही ओपन किया जाता है क्योंकि उनको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करनी होती है, तो उसके लिए तो ये होगा ही कि उनको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी मिले। रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर आप मेच्योरिटी डेट पे ही खुलवा सकते, निकलवाओगे पैसे। ये चीज़ फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट में कॉमन है विड्रॉल की, कि मेच्योरिटी पे ही आपको मिलेगा पैसा वापस। इंटरेस्ट रेट सेविंग में लो होता है, सबसे लो सेविंग में होता है। फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट के अंदर बैंक के पास पैसा बचता ही नहीं है, बिजनेसमैन कभी मर्जी निकलवा ले पैसा अपने अकाउंट में से, तो बैंक के अंदर कब तक जमा रहेगा, वो कभी भी निकलवा सकता है वो, तो फिर बैंक को तो टाइम ही नहीं मिला ना कि वो कहीं और जाके इन्वेस्ट करे उस पैसे को, तो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देता वो। और रेकरिंग डिपॉजिट में अंदर क्या होता है कि वो आरडी से सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पे रेकरिंग डिपॉजिट आरडी से थोड़ा ज़्यादा पैसा, थोड़ा कम पैसा इंटरेस्ट के तौर पे देता है। आरडी फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा मिलता है इंटरेस्ट, सेविंग में बहुत कम मिलता है। रेकरिंग में एफडी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, सेविंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो गया, और करंट अकाउंट में मिलता ही नहीं है। ठीक है, सेविंग में थोड़ा बहुत मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा मिलता है, रेकरिंग में सेविंग से ज़्यादा बट एफडी से कम, और करंट में बिल्कुल भी नहीं। इंटरेस्ट पे सभी में किया जाता है रिस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट में नहीं पे किया जाता है। टेन्योर कितना होता है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। सेविंग अकाउंट में जब मर्जी डलवाओ, कब मर्जी निकलवा लो। फिक्स डिपॉजिट में टेन्योर क्या रहता है कि आपको कम से कम 6-7 दिन के लिए तो अपना फिक्स डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपने एक दिन अपना पैसा जमा करवाया और उसकी एफडी करवा ली और अगले दिन पैसा लेने आ गए, ऐसा नहीं होता। 7 दिन मिनिमम है, और मैक्स टू मैक्स 10 साल के लिए अपना आरडी रख सकते हो। करंट अकाउंट में कोई टेन्योर नहीं होता, और रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर आप 6 महीने से लेकर 10 साल तक की टेन्योर आप ऑप्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से प्लान ले सकते हो। मिनिमम बैलेंस कोई रिक्वायर्ड नहीं रहता सेविंग में। फिक्स डिपॉजिट के अंदर मिनिमम बैलेंस नॉट एप्लीकेबल। करंट अकाउंट के अंदर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, जो ज़्यादा ही होता है। रेकरिंग में बहुत कम होता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी समटाइम्स सेविंग में दी जाती है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा, आपके पास पैसा पड़ा है सेविंग अकाउंट के अंदर, 5 लाख पड़ा है, 50,000 पड़ा है, 20,000 पड़ा है, तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उसके हिसाब से दी जाती है कि आपको 10,000 दे दिए, 15,000 दे दिए, इतने, उसके बाद में आपको पे करने हैं उसको। एफडी में क्या है, एफडी के अगेंस्ट आपको लोन दिया जाता है। आपने 10 लाख रुपए की एफडी करा रखी है, तो आपको इसके अगेंस्ट लोन, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो हम उसके अगेंस्ट लोन देंगे आपको, इंटरेस्ट वापस आपको पे करना पड़ेगा बैंक को। करंट अकाउंट के अंदर भी लोन मिल जाता है, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर देते हो, तो आपको लोन यहाँ पे भी इजीली मिल जाएगा। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आपका खुला हुआ है, तो उसके अगेंस्ट भी आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। सूटेबल किसके लिए रहता है, सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल के लिए सूटेबल रहता है, सैलरीड पर्सन के लिए सूटेबल रहता है, और जिनकी पेंशन आती है, जिनकी एज ज़्यादा है, उनके लिए सेविंग अकाउंट ये रहता है सूटेबल। और फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर्स के लिए विद सरप्लस फंड, जिनके पास फंड ज़्यादा है, तो उनके लिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुले जाते हैं। ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन के लिए
रहता है करंट अकाउंट, और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट सैलरीड पर्सन और स्मॉल सेवर्स जो है जिनकी महीने की महीने सैलरी आ रही है, तो वो कहते हैं मेरी महीने में 50,000 सैलरी आती है तो मैं 10,000 अपने आरडी में जमा करा सकता हूँ, उनके लिए, स्मॉल सेवर्स के लिए। अब ये एक बार आप पढ़ लो, नोट्स बना लेना इनके, एक बार याद कर लेना, इनको पढ़ लेना। सेविंग अकाउंट क्या है? जिसके अंदर आप डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते हो, स्मॉल इंटरेस्ट, बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स डिपॉजिट के अंदर आप लम सम अमाउंट एक टाइम के लिए जमा कराओगे और हाई इंटरेस्ट मिलेगा। करंट अकाउंट के अंदर क्या है, आपको ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड मिल जाएगी बट इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ट्रांजैक्शन आप कितनी मर्जी भी कर लो। और रेकरिंग स्पेलिंग गलत है इसकी, रेकरिंग की, रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर आप मंथली बेसिस पे सेव कर लो बैंक के अंदर, उसके बाद में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा जब आपकी मेच्योरिटी डेट कंप्लीट हो जाएगी। अब ये मैंने आपको डिपॉजिट्स के बारे में बताया डिटेल में, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बाकी के फंक्शंस कंप्लीट कर दूंगी। लोन्स के बारे में थोड़ा सा अगर मैं अब बनाने लगी तो अब मैं समझाने लगी तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो ये सारा पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा मैं नाबार्ड और कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं जिनके लिए बैंक के लिए ज़रूरी होता है कि वो उनको लोन में सबसे पहली प्रायोरिटी में रखे, कि उनके लिए लोन का पैसा अलग से रखे कि इनको तो देना ही देना है, पहली प्रायोरिटी में रहे। तो वो कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ बैंक की क्या हिस्ट्री है उसके ऊपर भी, तो वो टॉपिक्स लास्ट रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारे फंक्शंस मैं कंप्लीट कर दूंगी। छोटी वीडियो वो उसको कोशिश करूँगी मैं वीडियो छोटी रखूँ। और आप ये कंटेंट आपको कैसा लगता है, मेरी एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी है, समझ आया है, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। आप कमेंट करके बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ भी रहा है कि नहीं, या फिर मुझे थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है। चेंज तो देखो सबको लाना ही होता है, बट आपके रिव्यू से ही मुझे पता चलेगा कि कैसा मेरा कंटेंट है और आपको कैसे समझ आ भी रहा है कि नहीं, मैं समझा भी पा रही हूँ कि नहीं। ठीक है, मेरा समझाया हुआ आपको समझ आ रहा है कि नहीं, तो आप ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना अगर पसंद आई हो वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्राइमरी फंक्शन की ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डिपॉजिट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आप ये तैयार करके रखो, अपने टॉपिक्स अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के पोर्शन को कवर कर दूंगी, उसके बाद में एंड टॉपिक में हिस्ट्री पूरी समझा के फिर ये कंप्लीट कर दूंगी बैंकिंग के टॉपिक्स। जो आगे की वीडियोस मैं तो कोशिश करूँगी कि थोड़ी कम ड्यूरेशन में बनाऊँ ताकि ज़्यादा लंबी ना लगे, आप बोर ना हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहीं तक आप पढ़ के रखिए और आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।